दिखाते हैं कि दिल्ली में क्या खुला है क्या बंद है इन ग्राफिक्स के जरिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा आज शाम 5 बजे। एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे का समय है। पीएम मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं शाम 5 बजे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा देश को आज शाम 5 बजे। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री बहुत पूरी संभावना है कि कोरोना से जो नई चुनौती पूरा देश जिसका सामना कर रहा है वो इसका जिक्र भी करेंगे और साथ ही ये भी अपील करेंगे देशवासियों से कि हमें अपनी गाइडलाइंस का पालन करना है, वो लापरवाही ना करें जो पिछली बार हमने की। और क्या महत्वपूर्ण होने वाला है ये भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है, शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन है, ये बड़ी अपडेट है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है, आज की बड़ी खबर। पीएमओ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री का शाम 5 बजे देश को संबोधन होगा। कोरोना से देश की लड़ाई को लेकर प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण बातें रख सकते हैं अपने संबोधन में, जो संभावना है सीधा, क्योंकि जितनी बार भी उन्होंने देश को संबोधित किया है तो उन्होंने मनोबल बढ़ाया है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हो या फिर देश की जनता ही क्यों ना हो। और इस बार दूसरी लहर में जो नुकसान देश को हुआ है, लोगों को हुआ है, और आज से अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर सकते हैं। साथ ही आज वो क्या संदेश देते हैं इस नई चुनौती के लिए, कोरोना की देश को अनलॉक के साथ हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कैसे हमें सावधानी बरतनी है। देश से प्रधानमंत्री ये अपील कर सकते हैं कि हमें वो गलती नहीं दोहरानी है जो एक बार हम कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर है, पीएमओ की तरफ से ट्वीट आया है, प्रधानमंत्री आज 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। 7 जून तारीख भी लिखी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी विल एड्रेस द नेशन एट 5 PM टुडे। और फिर आगे 7 जून यानी आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा आज प्रधानमंत्री का संबोधन। क्या वो बात कहेंगे देश से, जनता से, क्या अपील वो कर सकते हैं। रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी, वो ज्यादा जानकारी इस पे बेहतर दे पाएंगे। रविंद्र, अभी तो सिर्फ ट्वीट आया है, 5 बजे संबोधन होगा। क्या प्रधानमंत्री अपने संबोधन में आज देश से क्या अपील करेंगे, क्या बड़ी बातें होंगी? देखिए प्रदीप, ये मान के चला जा रहा है कि जो 5 बजे देश को संबोधित करेंगे उसमें कोरोना के जो मौजूदा हालात है और कई राज्यों ने जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है उसका जिक्र करते हुए और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया और तेजी से इस महीने से शुरू होने वाली है, इन सब का प्रधानमंत्री कहीं न कहीं अपने संबोधन में जिक्र करके देश को आश्वस्त करेंगे। जो सेकेंड वेव था उससे बहुत हद तक देश बाहर निकलने की प्रक्रिया में है और बहुत हद तक निकल भी गया है। इसका कहीं न कहीं देश को आश्वस्त भी करेंगे। ये भय का माहौल है, डर का माहौल है और तीसरे वेव को लेकर भी जिस तरह से खासकर बच्चों को लेकर अभिभावकों में डर है, उन सब का कहीं न कहीं अपने कर सकते हैं प्रधानमंत्री। जो बच्चों के लिए जो बोर्ड की परीक्षाएं को रद्द किया गया है, इन सब का एक तरह से जिक्र करते हुए स्पष्ट करेंगे कि पूरी सरकार देश के जनता के साथ है और उनकी तकलीफों में उनके साथ है। और ये भी हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, कि कुछ और नए ऐलान भी प्रधानमंत्री की तरफ से हो सकता है, खासकर गरीब तबके के लोगों के लिए, कि उनको और कुछ रियायतें दिया जा सकता है, किसानों को कुछ और रियायतें दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर अभी कयासी लग जा रहा है, क्योंकि अमूमन प्रधानमंत्री का 8 बजे का जो संबोधन पिछले 7 साल से होता है उसमें कहीं बड़ी बड़ी बातें होती थी, चाहे वो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन करना हो या फिर और अन्य मसलों पर। लेकिन 5 बजे का संबोधन यही होगा कि देश को आश्वस्त करेंगे प्रधानमंत्री कि कोरोना काल से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जो रियायतें सरकार गरीब तबके को, किसानों को दे सकती है, इसकी पहले ऐलान हो चुका है, आगे और भी ऐलान किया जा सकता है। हो सकता है प्रधानमंत्री आज भी कोई बड़ी घोषणा करें। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि देश को आश्वस्त करना, देश को भरोसे में लेना, टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेज करने की जो बातें हैं उसको भी जानकारी देना, और कोरोना सेकेंड वेव से कैसे देश निपटा है उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री कर सकते हैं अपने संबोधन में।
रविंद्र, अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है देश भर में। राज्य अपने अपने अधिकार क्षेत्र के मुताबिक अपने स्तर पर अनलॉक कर रहे हैं। अब ऐसे में जो पिछली दफा हमने गलती की थी, ये गलती दोबारा ना दोहराई जाए। देश में लोगों का जो मनोबल टूटा है इस बार, क्योंकि ये साल पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा दुखद भी रहा और ख़राब भी रहा, आंकड़ों के लिहाज से भी हम देखें तो ये बहुत ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री का संबोधन और उसमें वो क्या मनोबल कैसे बढ़ाएंगे देश की जनता का, फ्रंटलाइन वॉरियर्स का। ये केवल पयोधी फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बात नहीं है, पूरे देश के 130 से 135 करोड़ देशवासियों की बात है। और क्योंकि आप देखें कि पूरा कोरोना से पीड़ित रहा गांव हो, कस्बा हो, पहाड़ हो या फिर रेगिस्तान हो, हर जगह इससे पीड़ित लोग रहे हैं, जहां पर 4 लाख से ज्यादा केसेज आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का संबोधन ये पूरे देश को आश्वस्त करेगा कि अब हम इस फेज से बाहर निकल गए हैं, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी जिससे कि थर्ड वेव ना आ पाए, क्योंकि सेकेंड वेव बहुत बुरा था, लाखों लोगों की मौत हो गई है। सरकार अपनी तरफ से तैयारी की थी, कर रही है, आगे भी करेगी, लेकिन लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सेकेंड वेव खत्म हो गया है, मामले कम आ रहे हैं, मौतों की संख्या कम हो रही है तो लोग लापरवाह हो जाए। प्रधानमंत्री इस तरह से अपील पहले भी किए हैं, आज भी करेंगे। तो जाहिर तौर पर जो आप बोल रही हैं ये हकीकत है कि हम लापरवाह होते हैं तो देश सेकेंड वेव में आया। अगर हम फिर लापरवाह होंगे, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऐसे में थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है वो पहले ना आ जाए। इसलिए प्रधानमंत्री का ये देश को संबोधन करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि लोग इसी उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की तैयारियों की जायजा ले रहे हैं, वैक्सीनेशन की तैयारियों की जायजा ले रहे हैं, लेकिन देश को संबोधित अभी तक नहीं किए हैं। तो देश को संबोधन करना प्रधानमंत्री के लिए बहुत जरूरी भी था, क्योंकि भरोसा अगर देश करेगा तो अपने प्रधानमंत्री पर ही करेगा, और वो जो संबोधन देंगे, वो जो भरोसा देंगे, तो लोगों को एक विश्वास होगा कि हाँ अब जो हुआ बुरा वक्त बीत गया है, आगे हमें भी सावधान रहना है, जिससे कि देश भी बचा रहे, समाज भी बचा रहे, परिवार भी बचा रहे। रविंद्र, लेकिन फिर से देश के सामने एक चैलेंज है, जनता के सामने चैलेंज है। बतौर प्रधानमंत्री ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों के जहन में सवाल हैं, फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर हो, लोगों के रोजगार को लेकर हो, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आकर खड़े हो गए। तो क्या आज ऐसी बहुत और भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर बात देश की जनता से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने इसके पहले भी जब ऐसी परिस्थितियां आई थी तो देश के जो गरीब लोग हैं 80 करोड़ से ज्यादा, उनके लिए राशन की बात खुद कही थी। उसके बाद आपने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले लगातार 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगभग 30 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की थी डिफरेंट फील्ड्स के लेकर। उसके बाद कई तरह कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें भी बहुत सी रियायतें चाहे इंडस्ट्री को लेकर हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रोजगार को लेकर इकोनॉमी जो स्लो डाउन है, वर्ल्ड वाइड है, लेकिन हमारी भी स्थिति काफी बुरा है, और जो जीडीपी माइनस में ग्रोथ दिखाया गया है और जो हकीकत है उससे कैसे बाहर निकलेंगे, एक बड़ा चैलेंज है प्रधानमंत्री के लिए भी और उनकी सरकार के लिए। तो ऐसे में लोगों को भरोसा होनी चाहिए अपनी सरकार पर, अपने प्रधानमंत्री पर। इसलिए प्रधानमंत्री को ये संबोधन जो है काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट के लिए भी, रोजगार फ्रंट के लिए भी, युवाओं के लिए भी, और खासकर उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों के लिए काफी चिंतित हैं कि थर्ड वेव आएगा तो क्या होगा। इस तरह की तैयारी है, क्योंकि सेकेंड वेव में सरकार की, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार की हो, तैयारी धरी की धरी रहेगी। मामले इतने एक बढ़ते चले गए, तो इसको लेकर आज हम सब चिंतित हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का संबोधन सेकेंड वेव से हो रहा है, थर्ड वेव की पूरी तैयारी हमारी सरकार ने की है राज्यों के साथ मिलकर, और जो इकोनॉमिक फ्रंट है उससे कैसे रिवाइव के किसानों के लिए, किसान चाहे मजदूर हो या इंडस्ट्री हो, उनके लिए कहीं ना घोषणा क्योंकि प्रधानमंत्री संबोधित क्या क्या मुद्दे होगी एक अनुमान नहीं जा सकता, लेकिन पर यही लगाया जा रहा है कि बेरोजगारी और इंडस्ट्री को कैसे रिवैम्प किया जाए, इनका को लेकर प्रधानमंत्री एक दिशा निर्देश देश के सामने रख सकते हैं कि उनके सामने रोड मैप क्या करने के लिए और कोरोना से बचाव के लिए भी। रविंद्र, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक प्रधानमंत्री की करना, और क्योंकि इस बार अधिकार क्षेत्र ज्यादा राज्यों को दिया गया कि वही ये तय करेंगे कि उन्हें अपने कैसे नियम बनाने हैं, कैसी गाइडलाइंस बनानी है, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हुए, बद से बदतर हुए। तो क्या इसको लेकर भी एक हम ये कहें कि अब देश की जनता के सामने एक पूरा कंबाइंड जो डेटा है वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से क्या रखा जा सकता है, और क्या नए नियम आगे कोई बनाने की बात होगी या नई गाइडलाइंस की बात होगी, ऐसी भी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से रखी जा सकती हैं?
बिल्कुल पयोधी, देखिए जब देश को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं या फिर डीएम से बात करते हैं, तो एक फेडरल स्ट्रक्चर को जो मूर्त रूप होता है उसका पूरा ख्याल रखते हैं। इसलिए देश के संबोधित आज जो करने वाले हैं या इससे पहले भी कभी किए हैं, तो वो आरोप प्रत्यारोप से कभी उसका जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन ये तो जग जाहिर है कि कई राज्य सरकारें निकम्मा रही, ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं बना पाई, जो पैसे मिले थे उसका कहीं सदुपयोग नहीं हुआ, बेड की व्यवस्था परमानेंट नहीं हुआ, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हुई, तो कहीं ना उसको लेकर काफी परेशानियां हुई है। लेकिन चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर नहीं लगाएंगे, लेकिन ये जरूर वो चाहेंगे या उस तरह की बात कह सकते हैं कि सभी राज्य सरकारें अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं। अनलॉक और लॉकडाउन की प्रक्रिया उनको छूट मिली हुई थी, लेकिन ऐसे में जो अगर थर्ड वेव आता है तो उसकी तैयारी राज्य सरकारों को करनी चाहिए, केंद्र उसमें पूरी सहयोग करेगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री पूरे देश को आश्वस्त करेंगे, रोजगार को लेकर, रिवाइव करने के लिए, इंडस्ट्री को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। और सबसे बड़ी बात आज की तारीख में देखिए सबसे बड़ी चिंता है कि भले ही कई दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, चाहे बिहार हो, धीरे धीरे खुल रहा है और खुलना भी चाहिए, काफी दिन हो गया है। लेकिन आप देखिए कि आज आप दिल्ली की ही कई तस्वीरें आपने दिखाया, मुंबई की कई तस्वीरें दिखाया, सब जगह की तस्वीरें आपने दिखाया, देश को कितनी जाम लगी, कितनी भीड़ हो गई है, क्योंकि लोग जो घरों में थे, जो उनकी ड्यूटी हुई है, तो उनके पास जाने का और कोई विकल्प बचा नहीं, जाएंगे ही जाएंगे। ऐसे में हमारी छोटी सी लापरवाही मुश्किल में डाल सकती है। रविंद्र, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इस वक्त जो बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के लिए भी बनी हुई है, जैसे वैक्सीनेशन अभियान की हम बात कर रहे थे, कई हमने जिले ऐसे देखे जहां पर लोग वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो प्रधानमंत्री का लोगों से सीधा संवाद करना, क्योंकि ये तो एक देश के तौर पर बड़ा चैलेंज होगा ना, तो क्या ये सभी बातों को इन्वॉल्व करने वाले हैं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री? वैक्सीनेशन अभियान को लेकर हम किस स्तर पर पहुंचे हैं, हमारी आगे की प्लानिंग क्या है, क्या ये भी आज देश को बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री या पूरी सरकार या पूरे विश्व के हर बड़े नेता और हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन ही कोरोना का इलाज है। ठीक है, आप मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, ये केवल बचाव है। लेकिन फुल प्रूफ अगर कोई बचाव है तो वैक्सीनेशन है। और जिस तरह से वैक्सीन को लेकर पिछले दिनों काफी परेशानियां हुई, वैक्सीन नहीं था, और जो वैक्सीन है भी उपलब्ध कई राज्यों में उसकी बर्बादी हुई है, तो ये सबके सामने आया। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक रोड मैप जरूर रखेंगे कि हम अगले 2-3 महीना में पूरे देशवासियों को, ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को कैसे हम सिंगल डोज और डबल डोज दे सकते हैं, कितने कितने वैक्सीन हमारे पास आ रहे हैं, कौन कौन पाइपलाइन में है, उन सब का जिक्र करते हुए ये जरूर आश्वस्त करेंगे कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरा देश 130 करोड़ की आबादी है, सबको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से पूरी की जाए। और यहाँ तक कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उसका भी प्रधानमंत्री जिक्र करेंगे, खासकर उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान है, काफी चिंतित है। जो 2-2 महीना से आपने देखा होगा पयोधी कि 2 महीना से किसी हर गार्जियन कोशिश है कि बच्चे बाहर न जाए, वो किसी तरह से पीड़ित न हो। तो बच्चों के ट्रायल का जिक्र करेंगे, वैक्सीनेशन की जो अगले 2-3 महीना में क्या क्या रोड मैप है इसका भी जिक्र करेंगे, और लोगों से यही आग्रह होगा कि वो लापरवाही न बरते। फेडरल सिस्टम में राज्यों से आग्रह होगा कि वो मुस्तैदी से काम करे, केंद्र सरकार उनकी पूरी हेल्प करेगी। तो कहीं ना कहीं परेशानी की बात है, इस परेशानी से कैसे आगे निकलना है प्रधानमंत्री देश को आश्वस्त आज के अपने संबोधन में करने वाले हैं। और अगर हम एक राष्ट्र के रूप में बात करते हैं रविंद्र, देश के रूप में बात करते हैं, तो हमें इसे मिलकर लड़ना होगा, इस जंग को। अभी तक पिछले साल से लेकर अब तक जितनी बार भी देश को संबोधित किया है प्रधानमंत्री ने, जनता से सीधा संवाद किया है, उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि ये लड़ाई हम सबकी है, जितनी सरकार की है उतनी आम जनता की भी है, और हमें साथ इसे मिलकर लड़ना होगा। तो आज एक और अपील वो अपने ही अंदाज में बतौर प्रधानमंत्री देशवासियों से करने वाले हैं। बिल्कुल पयोधी, देखिए प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जो भी व्यक्ति बैठा हो, उसकी अपील, उसका संबोधन ये पूरे देशवासियों को कहीं ना कहीं एक ढाढ़स देता है, भरोसा देता है। और आप देखिए कि पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते रहे, चाहे मन की बात से हो या फिर इस तरह से देश को संबोधित करने वाले बात, तो कहीं ना कहीं आप अधिकारियों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, आप देखिए कि हर दिन या हर 2 दिन पर जो कोरोना को लेकर अधिकारियों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उससे देश आश्वस्त नहीं होता, बल्कि उसको देशमुख को जानकारी सिर्फ मिलती है। ये नहीं लगता है कि ये हम सरकार ये कुछ कर रही है। भरोसा होता है पॉलिटिकल लीडरशिप से, दिखता है कितना भी कुछ आप कर लीजिए इस देश में या लोकतांत्रिक प्रणाली में, पॉलिटिकल लीडरशिप पर ही लोगों को भरोसा होता है।
और इससे कोई इंकार नहीं किया सकता। और जब इतने स्टॉलवर्ट कद के अगर प्रधानमंत्री कोई हो, अगर वो बोलेगा तो लोगों को भरोसा होगा कि हाँ, आने वाले दिनों में जो हो ही गलती है उसको भूल सुधार किया गया है। खुद प्रधानमंत्री पिछले 1 महीने से, आप देखिए 1.5 महीने से लगातार बैठकों पर बैठ के कर रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो या फिर दूसरे फ्रंट पर हो। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये जरूर लगेगा कि आखिर प्रधानमंत्री आज जो संबोधित करने वाले हैं वो और मिल सकते हैं, हमारे बचाव के लिए क्या बोल सकते हैं, वैक्सीनेशन के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई आज की तारीख में चिंता है किसी को तो वैक्सीन होना। वो उनको लगता है कि हमें वैक्सीनेशन अगर नहीं हो रहा है तो हम पीड़ित हो जाएंगे। और ये जो चिंता है इसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री को ये जरूर बोलना ही पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हम सबको वैक्सीनेशन करेंगे। कितनी वैक्सीन आ रही है, किस किस कंपनियां की आ रही है, ये देश के सामने रोड मैप रखना होगा। ये अधिकारियों के कहने से नहीं होगा, ये बल्कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को ही कहना पड़ेगा, तभी लोगों को भरोसा होगा। क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन, और एक और बात है, वैक्सीनेशन को लेकर जो गलतफहमियां हैं गाँव में, कस्बों में, या कहें कि एक खास वर्ग में, उसको भी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जरूर अपनी तरफ से अपील करेंगे कि वैक्सीनेशन सबके लिए जरूरी है। इससे कहीं जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है या किसी के माइंड में है तो कहीं कतई नहीं है। क्योंकि देश के 24 करोड़ लोग अगर वैक्सीनेशन हो चुका है तो वो सुरक्षित हैं कोरोना से, आपको भी लगाना पड़ेगा। तो तरह तरह की बातें हैं जो अटकलें लग रही है, जो भ्रम की स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर, उन सब पर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आज अपने संबोधन में जिक्र करेंगे। रविंद्र, जब दूसरी लहर आई उसके बाद देश में एक तरह से तबाही मची है, लोगों का मनोबल टूटना स्वाभाविक बात है। अपनों को लोगों ने खोया है, किसी का रोजगार चला गया, किसी का पूरा परिवार भी खत्म हुआ है ऐसे में। लेकिन बतौर देश, बतौर एक राष्ट्र, हमारे लिए इस बार चैलेंज दोगुना है। अगर मैं बात करूं पिछली बार की, कि जब पिछली बार चीजें सामान्य हुई थी, अनलॉक हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था देश को और ये बताया था कि आगे की प्लानिंग क्या है, अर्थव्यवस्था हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन इस बार जो हुआ उसने सारी बातों को पलट कर रख दिया। ये कितना मुश्किल होने वाला है? फ्रीज हो गया रविंद्र का फ्रेम। हमारे सहयोगी जो ये बता रहे थे, आज प्रधानमंत्री का संबोधन है। देखिए शाम 5 बजे ये संबोधन होगा और पीएमओ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। पूरी संभावना इसी बात की है कि प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर जो दूसरी लहर के बाद देश जिस परिस्थिति में खड़ा हुआ है इस वक्त, कैसे हमें इससे उबरना होगा, साथ मिलकर आगे चलना होगा, इसी पर प्रधानमंत्री आज सीधा संवाद देश की जनता से करने वाले हैं। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर प्रधानमंत्री जो संशय लोगों के मन में है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे भ्रम हैं जो पैदा किए गए, जिसको लेकर जो परिस्थितियां हैं वो काबू से बाहर भी हुई और सरकार उसे लेकर लगातार काम करती रही। अब प्रधानमंत्री का सीधा संबोधन देश से आज बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हालात पिछले साल से भी ज्यादा खराब हमने देखे। आंकड़ों ने डराया है और आने वाला समय भी डरा रहा है कि अगर थर्ड वेव आती है तो क्या देश इसके लिए तैयार है, तो क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में आज राष्ट्र की जनता को जानकारी खुद देंगे। मनोबल कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय में देश की जनता से वो रूबरू होते रहे। हर मंच से उन्होंने बस यही कहा कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है, ये अपील वो करते रहे हैं देश की जनता से। इसी के साथ प्रधानमंत्री लोगों में भी ये जो भ्रम की स्थिति है पैदा हुई है, इसे कहीं ना कहीं दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की तैयारियां किस लेवल पर पहुंची हैं, ये भी वो ब्यौरे के तौर पर बताएंगे। रविंद्र, आपके पास मैं आ रही हूँ। रविंद्र फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कितना बड़ा चैलेंज राष्ट्र के रूप में इस बार, इस सेकेंड वेव के बाद हमारे सामने है? देखिए प्रदीप, सेकेंड वेव में अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है तो भारत हुआ है, और इसके पीछे भले ही कई रीजन रहा हो, लेकिन इसके कहा जा रहा है कि इसके पीछे साजिश भी रहा हो, वगैरह कई तरह के कारण रही है और उसका बाद में जांच का विषय है। लेकिन जो पीड़ित हुई है ये देश, उसे कभी कोई भूल नहीं सकता। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पिछले 100 साल का सबसे बड़ा बीमारी रहा है ये, और इससे निपटना काफी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं उस मुश्किल भरे समय को हमने गुजार दिया है। जैसा कि आंकड़े दिखा रहे हैं, जहां 4-4.25 लाख होते थे, अब 1 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे कम हो रहा है। कई राज्य अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लेकिन चैलेंज तो वही है कि जब पीड़ित हुए हैं, वैक्सीनेशन हमारे पास नहीं था, वैक्सीन नहीं था हमारे पास, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी है, कई सेंटर बंद हो चुके हैं, ये सब आपने दिखाया देशवासियों के सामने। तो ये सब चैलेंज जरूर था। अब
चैलेंज से कैसे आगे निकलेंगे, क्योंकि ये केवल वीजा की बात नहीं होती, बल्कि कई देशों का ये एक सबूत है कि जिन्होंने 70% आबादी को वैक्सीनेशन किया है वो किसी हद तक इस मास्क को हटाने में सफल हुए, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रशिया हो, यहाँ तक कि चीन, जहाँ से वायरस आने की बात कही जाती है, मास्क 70% वैक्सीनेशन हुआ है। जैसे में भारत की सबसे बड़ी चैलेंज है कि जो पहले आंकड़े थे कि जून तक हम कर लेंगे, जुलाई तक कर लेंगे, अब उसको बढ़ाया कि दिसंबर तक कहा जा रहा है कि हम 60% आबादी को दिसंबर तक वैक्सीनेशन दे देंगे। ऐसे में अगले 4-5 महीना काफी मुश्किल बड़े होंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन एक व्यक्ति को लगेगा, एक दिन में 30 लाख लोग लगेगा, 40 लाख लगेगा, आबादी 130 करोड़ की है, सबको बचाना मुश्किल होगा अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेज नहीं होती है तो। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ना रविंद्र आपसे, क्योंकि हम जब दूसरे राष्ट्रों की बात करते हैं, वो ऐसे भी राष्ट्र हैं, ऐसे भी देश हैं जिन्हें हमने मदद दी है। हम वैक्सीन की भी बात करें, लेकिन वो वैक्सीनेशन में हमसे कहीं आगे निकले हैं। वहां पर उनके प्रधानमंत्री या उनके राष्ट्रपति ने कह दिया है कि आप मास्क हटा दो, तो वहां की जनता ने मास्क हटा दिया। एक उदाहरण तो हमारे पास अमेरिका का भी है, साथ ही इजराइल भी उसी श्रेणी में आता है। हाँ, आबादी के तौर पर अगर हम तुलना करते हैं तो भारत भी उसी तरह से सकारात्मक कदम आगे उठा रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें भ्रम तो पैदा करती ही है ना, तो ये भी तो एक चैलेंज हुआ। अयोधी बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का ही अगर हवाला लीजिए तो एक उत्तर प्रदेश में ही यूरोप के 7-8 कंट्री घुस जाएंगे अगर पॉपुलेशन वाइज कहें या फिर एरिया वाइज भी अगर देखा जाए तो ये चैलेंज हमारे लिए 135 करोड़ आबादी यानी 270 करोड़ टीका अगर बच्चों का भी देखा जाए तो हम अगर इतनी टीकाकरण करनी है तो बड़ी चैलेंज हो गई, जबकि हम खुद ही 1 या 2 वैक्सीन बना रहे हैं, जबकि और हमारे पास रॉ मटेरियल भी नहीं है। आप देखिए कि अमेरिका और दूसरे कंट्री से रॉ मटेरियल के लिए कितनी परेशानियां हुई, खुद प्रधानमंत्री को उसका जिक्र करना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी, और उसके बाद हमारे MEA को जाना पड़ा वहां पर अमेरिका में, और रॉ मटेरियल की बात हुई। उसके बाद रॉ मटेरियल आ रहा है और जो बचे हुए वैक्सीन है वहां से आ रहा है। इसके पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि 80 देशों से ज्यादा को हमने वैक्सीन मित्र के तहत वैक्सीन भेजा था, और यही वजह है कि जब हम पूरे विश्व को सहायता किए थे तो हमारे जब संकट हुए ऑक्सीजन को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर, आप देखिए कि छोटे छोटे कंट्री, चाहे भूटान जैसे कंट्री, इन सब ने हमें हेल्प किया है बहुत। ये भले ही यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा हो कि हमारी ये औकात हो गई कि छोटे कंट्री से लेना पड़ रहा है सामान, लेकिन हमने कुछ दिया था तभी दिया, उन्होंने हमें वापस किया है। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि हमारी कुछ परेशानियां रही है, राज्यों की रही हो, केंद्र सरकार की भी काफी कमियां रही है, खासकर उन कहा जा सकता है विशेषज्ञों की जो ये भाप नहीं पाए थे कि सेकेंड वेव कब आएगा और आता है तो कितना भयानक रूप लेगा। ऐसे में हमारी तैयारियां नहीं थी। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी तैयारियां नहीं थी, उस पर पॉलिटिक्स होकर और उसे भयावह स्थिति पैदा कर दिया। तो ये असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी। अब बाहर देश उससे निकला है। सबसे बड़ी जरूरत है वैक्सीनेशन होना, 60 से 70% आबादी को वैक्सीन लगाना, और इकोनॉमिक कैसे रिवाइव हो, रोजगार कैसे बढ़े, इन सब की चिंता करनी होगी। और आज का संबोधन में ये सब कुछ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस संबोधन में देखने को मिल सकता है, तो शायद लंबा संबोधन हो आज। रविंद्र, क्या इसे ऐसे भी समझे कि आज का ये संबोधन हम इसलिए कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, या ये प्रधानमंत्री के लिए भी इसलिए जरूरी था क्योंकि सेकंड वेव के समय में कई तरह के सवाल उठाए गए, केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए गए, तैयारियों को लेकर उठाए गए, लापरवाही को लेकर उठाए गए, तो क्या ये बहुत जरूरी है कि वो जो विश्वास है वो बना रहे और प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित कर सके कि जो देश की जनता है, राष्ट्र की जनता है, वो उनकी जिम्मेदारी है और वो तैयारियों को सुनिश्चित कर रहे हैं? बिल्कुल पयोधी, अब पिछले साल आपने देखा कि मार्च से ही प्रधानमंत्री खुद इसका मोर्चा संभाले थे और सब कुछ केंद्र ने अपने हाथ में लिया था, और उसका फायदा भी धीरे धीरे होना शुरू हुआ। 2-3 महीने तक लॉकडाउन रहा, उसके बाद इकोनॉमी भी रिवाइव हुआ, लोगों को पैकेज भी मिला, लोगों को राशन भी मिला फ्री में। तो कहीं ना कहीं पहली बार इसकी अगर रैली, तो उसका सेकेंड अगर रूप देखा जाए तो हमारे कई पॉलिटिशियन जो थे उस लॉकडाउन की क्रिटिसाइज किए, इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया, काफी चीज उस पर वाद विवाद हुआ था। और कई राज्यों ने, खासकर दिल्ली हो, दूसरे राज्यों ने, अपोजिशन के राज्यों ने कहा कि आप सब कुछ सेंट्रलाइज कर लेते, अपने हाथ में लिए हुए हैं। यहाँ तक ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्रियों ने भी कहा था आप डिसेंट्रलाइज करिए, चाहे वैक्सीन हो या लॉकडाउन का सिस्टम हो या इकोनॉमी के लिए सिस्टम हो, सब कुछ आप अपने हाथ में नहीं रखे, हमारे हाथ में दीजिए। उसके बाद इस बार इतने परेशानियों के बावजूद ये जरूर डिमांड थी, लोगों की ये चाहत थी कि केंद्र से लॉकडाउन हो, उससे उनको सुकून भी मिलता, उनको भरोसा भी होता। लेकिन किसी कारणवश से या पिछले आरोप प्रत्यारोप से कहा जा सकता है कि कारण से
इस बार राज्यों को अधिकार दिया गया लॉकडाउन के लिए। काफी धीरे धीरे लगा, हफ्ते हफ्ते लगा, क्योंकि कोई राज्य सरकार अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहती थी कि एक बार में 15 दिन, एक बार में 1 महीने के लॉकडाउन लगा दे, 21 दिन का लॉकडाउन लगा दे। हर हफ्ते उनको रिवाइव कर बढ़ाते रहना पड़ा, मजबूरी थी उनकी, क्योंकि इस बार उनके गले की फांस बन गया था लॉकडाउन और बाकी चीजें। उस तरह से वैक्सीन को लेकर भी राज्य सरकारें कहती रही है कि हमारे हाथ में दीजिए। इस बार उनको दिया गया 1844 का। आप देखिए कि कई राज्य सरकारें, अधिकतर राज्य सरकारों में देखा जाए कि वो रोना रो रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार खरीदे, काफी चीजें वाद विवाद चल रही है। तो इन सब को लेकर एक छवि कहीं ना कहीं केंद्र की भी खराब हुई थी, प्रधानमंत्री की छवि के ऊपर भी आंच आ रही थी। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। ये बीजेपी के नेताओं का ही मानना है कि अगर जो करता है उसी के ऊपर आरोप भी लगता है। उस छवि से बाहर निकलने के लिए सेवा करनी होगी, लोगों को घर घर जाना होगा, उनको वैक्सीन लगवाना होगा। तो कई तरह की बातें हो रही थी। और आज के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ये जरूर आश्वस्त करेंगे कि उनके साथ केंद्र है, उनके साथ प्रधानमंत्री है, कभी वो अलग नहीं रहे हैं। राज्य को भले ही अधिकार दिया गया था, लेकिन सब कुछ तैयारियों में जितना भी हेल्प हो सकता है। आपने खुद देखा कि ऑक्सीजन के लिए क्या नहीं, हर तरह से नभ जल थल सबका व्यवस्था किया गया था, हर तरह से मंगाया गया। पूरे विश्व से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन के लिए प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल होता है सब कुछ मंगाया गया। रात दिन इसके लिए बैठके होते रही। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि पर जरूर आंच आई थी। सेकेंड वेव को लेकर लोगों में नाराजगी भी थी। वो नाराजगी दूर होगी जब वो संबोधित करेंगे, आगे आने वाले दिनों के लिए रोड मैप देंगे। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री का यह संबोधन उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार के लिए भी काफी महत्व रखता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं रविंद्र कि आज प्रधानमंत्री अपील तो करेंगे कि आप 2 गज की दूरी रखिए, मास्क पहनिए, जो वो हमेशा करते हैं, लेकिन इसी के साथ आज उनकी अपील में एक अपील और जुड़ जाएगी, वो ये कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और वैक्सीन लगवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री खुद, चाहे केंद्र सरकार की एक मुहिम भी है और राज्य सरकारों ने भी एक मुहिम चलाई है बाद में कि वैक्सीनेशन सबके लिए जरूरी है, टीका सबके लिए जरूरी है। और उसके लिए आप न धर्म देखना पड़ेगा, न जात, न समाज, कुछ नहीं, सबको इंडिविजुअल टीका लगाना ही पड़ेगा। एक मुहिम भी है और और लोगों में डर रहा है और उस डर के कारण आपने देखा होगा कि लोग सड़क पर आए कि उनको किस तरह से टीका लग जाए। जब टीका नहीं लगता है तो वो अपने हिसाब से सबको आरोप लगाते हैं कि केंद्र की गलती है, केंद्र ने टीका नहीं दिया, या राज्य सरकार की गलती है, कोई अरेंजमेंट नहीं किया। लेकिन लोग तो नाराज थे टीका को लेकर। और आज प्रधानमंत्री जरूर ये बोलेंगे कि टीका सबको लगाना जरूरी है, सबके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। और ये भी जो ट्रायल हो रहा है, आपने देखा होगा कि एम्स पटना में ट्रायल हुआ, अब आज से एम्स दिल्ली में भी ट्रायल शुरू हुआ है बच्चों को वैक्सीन को लेकर। तो इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे कि अगर थर्ड वेव आता है, बच्चों पीड़ित होते हैं, उसकी तैयारी हम किस तरह से करेंगे, उनको कैसे वैक्सीनेशन के लिए हम करेंगे। क्योंकि बच्चे को लेकर हम सब चिंतित हैं। देखिए, अगर किसी गलती से अगर कोई बच्चा पीड़ित हो जाता है तो बच्चे को हॉस्पिटल में अकेले रखना, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे को रखना काफी मुश्किल होगा। आज ही हम किसी बीजेपी नेता के पास अभी थोड़ी देर पहले थे, वो बड़ा महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर 100 बेड का कोई हॉस्पिटल है, 50 बच्चे भी पीड़ित होते हैं तो 50 बेड उनकी माँ के लिए या पिताजी के लिए रखना पड़ेगा अलग से, क्योंकि बच्चे अकेले हॉस्पिटल में नहीं रह सकते। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी किसी भी सरकार के लिए। बच्चे पीड़ित होते हैं तो समझिए कि पूरा परिवार पीड़ित हो गया। रविंद्र, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं कि पिछली बार की तरह नहीं है, इस बार चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि पूरा देश डरा हुआ है, जनता डरी हुई है। आपने जिस बात का जिक्र किया कि बच्चों को लेकर जो खबर सामने आई है थर्ड वे में, उसने सबको चिंता में डाल दिया है, आपको भी और हमें भी। बच्चों के साथ कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन उसके लिए स्टडी ये भी आई थी जिसमें केंद्र का भी जिसमें इन्वॉल्वमेंट था कि बच्चों के से बेहतर है कि हम उनके माँ बाप को वैक्सीन दे दें, ताकि अगर कोई बच्चा संक्रमित होता है तो माँ बाप अस्पताल में उसके पास रुक पाए, डॉक्टर बच्चे को कन्विंस कर पाए दवा के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन फिर वही चैलेंज कि अभियान चलाया कैसे जाएगा, अभियान को इतने बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया कैसे जाए। तो ये सारी चुनौतियां तो हैं ही ना। बिल्कुल पयोधी, आप देखिए कि चाहे शिवराज सिंह चौहान ने कहा हो कि 12 साल के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को प्राथमिकता हम देंगे, चाहे यूपी गवर्नमेंट ने भी इस तरह के अभियान चलाया, कई राज्य सरकारों ने चलाया है। लेकिन सवाल ये कि जब आप 45 से ऊपर वाले को या 60 से ऊपर वाले को वैक्सीन पूरी तरह से नहीं कर पाए 100%, तो 18 से 44 को वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, किस तरह से उसमें परेशानियां हो रही है। बच्चों को वैक्सीन का तो अभी ट्रायल ही हो रहा है। जब ट्रायल होगा 2-3 महीना लगेगा। अगर खुदा न खास्ते अगर जिस तरह से खुद साइंटिफिक एडवाइजर, जिसके कारण से ये पूरा हलचल मचा है, केंद्र सरकार के साइंटिफिक एडवाइजर के उस बयान से ही मचा कि तीसरे वेव आएगा, बच्चे पीड़ित होंगे। अगर होते हैं सितंबर अक्टूबर में जिस तरह से संभावित माना जाता है,
तो उस समय तक तो ट्राई नहीं होगा, बच्चे को टीका कहाँ लग पाएगा, अभिभावकों को आप टीका लगाने की स्थिति में नहीं है। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चुनौती होगी ये केंद्र सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और हर राज्य सरकारों के लिए चुनौती है कि कैसे अभिभावकों को या वयस्कों को टीका लगाया जाए, जिससे कि अगर बच्चे किसी न कारण से अगर पीड़ित होते हैं तो अभिभावक अपनी वो जिम्मेवारी जो घर में निभाते हैं वो हॉस्पिटल के बाहर भी निभा सके। लेकिन तो मैंने अभी कहा कि एक अभी बीजेपी के एक बड़े नेता से अभी थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी बात कही है और चिंता जाहिर की है, जो हकीकत हो सकता है अगर थर्ड वेव आता है, बच्चे पीड़ित होते हैं कि 100 बेड का कोई हॉस्पिटल है, 50 बच्चे पीड़ित होते हैं, 50 भर्ती होते हैं, तो 50 बेड हमें उनकी माता या पिताजी के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अकेले हॉस्पिटल में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि इस बार तो लोगों को बेड तक नहीं मिले, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? यही सब तो भ्रम है लोगों के मन में, यही सब तो बातें हैं, चिंता है जो वाजिब भी है। लेकिन रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन, इस अभियान को लेकर जागरूकता, लोगों में डर कम करना, भ्रम की स्थिति को खत्म करना और उसी के साथ ये बताना अर्थव्यवस्था के साथ साथ रोजगार, यानी लोगों का जो जीवन है वो पटरी पर आएगा और सरकार ये सुनिश्चित करेगी। ये तमाम पहलू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आज। बिल्कुल, देखिए एक डर का जो माहौल है, कह सकते हैं कि जो डर का माहौल बना है, गांव में हो, हम लोग आपने कई अपने अपने गांव से भी जो खबर आ रही थी कि वहां पर हर आदमी अपने घर को बंद कर दिया है क्योंकि उनको डर था। और डर कहा जाता है कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन डर कभी कभी बहुत जरूरी होता है। डर से सुरक्षा होता है, सतर्कता बढ़ती है, ऐसा भी माना जाता है। और इस सेकेंड वेव में डर अगर नहीं होता तो जो हालात थे इससे भी भयंकर हालात बन सकते थे। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, यहाँ तक कि कोई अगर मार्केट भी जा रहा है तो आपने वो देखा होगा किस डर से जाता था, कैसे जाता था। कोई कितने लोग तो अवॉइड करते थे कि जो है उसी से काम चला लेंगे। तो ये डर बहुत जरूरी था। और आगे भी देखिए सेकेंड वेव किसी तरह से निकल रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि विशेषज्ञ बताएंगे कि इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो शहरों के आंकड़े हैं वही आपको दिखाई दे रहे हैं, शहरों में भी वही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जो हॉस्पिटल या राज्य सरकारें दिखाई देने की दिखा रही है आपको। गाँव और कस्बों की बहुत भयावह स्थिति है, वहाँ के आंकड़े कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो कोरोना से मर रहे हैं उनको टाइफाइड घोषित कर दिया जा रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन अगर थर्ड वेव आता है तो सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि एक बच्चा पीड़ित होता है, उससे जो भयावह स्थिति होगी, उसका जो रिपरकशन होगा, उसका सियासी नुकसान जो होगा वो हर राज्य सरकार को होगा, हर पार्टी को होगा, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार किसी राज्य में हो। तो इससे बचने के लिए जाहिर सी बात है सारी तैयारियां करनी होगी। और प्रधानमंत्री आज जो अपने संबोधित करने वाले हैं उसमें इस डर, इस भय से कैसे देश आगे निकले या क्या कर सकती है सरकार, उसका जरूर जिक्र करेंगे। क्योंकि बच्चों का मामला है, बच्चे देश के भविष्य हैं और हम हर परिवार, हम आप सब अपने से ज्यादा बच्चों के लिए डरे हुए हैं। रविंद्र, पिछली बार जब राहत पैकेज का ऐलान किया गया था फर्स्ट वेव के दौरान, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ों में उसका एलोकेशन हुआ था, उस अमाउंट को बांटा गया था। क्या इस बार हम उस परिस्थिति में हैं या फिर राज्य स्तर पर ही ये एलोकेशन हो चुका है या ये निर्देश दिए जा चुके हैं? देखिए कुछ लगातार कैबिनेट की बैठकें हुई है और उसमें आपने कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा होगा कि इंडस्ट्री को लेकर, एमएसएमई को लेकर कई तरह की घोषणाएं की है सरकार ने, कई तरह की रियायतें दी है सरकार ने। 8 से 10 ऐसे फील्ड हैं जहां पर उनको उस फील्ड के रिवाइवल के लिए या लोगों को राहत देने के लिए कई तरह के बीच में घोषणाएं हुई है पिछले 3-4 महीने के अंदर में। लेकिन ये नाकाफी है, क्योंकि बेरोजगारी या रोजगार या फिर जो लोग छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं या छोटे छोटे जो काम करते हैं वो घरों में बैठ गए हैं, क्योंकि सारे रोजगार बंद हो चुका है। उनके लिए किस तरह का पैकेज होगा आगे आने वाले दिन में, हो सकता है कि प्रधानमंत्री आज एक रोड मैप दिखाएं और अगले एक सप्ताह के बाद से ही अगर देखा जाए तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और अनुराग ठाकुर एक तरह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिस तरह से पिछले बार उन्होंने 20 से 30 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी डिफरेंट फील्ड के लिए। लेकिन एक बात और है कि इस बार भी जो सरकार ने, आपने देखा होगा कि खुद प्रधानमंत्री की तरफ से ही प्रेस रिलीज जारी हुआ था, आया था, जो कि 80 करोड़ लोगों को जो राशन है वो अगले 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, यानी जून तक बढ़ाया गया। हो सकता है कि इसकी घोषणा आज कर दिया है कि वो दिसंबर तक के बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसका खात्मा होने के नाम नहीं ले रहा है इस कोरोना। 1 लाख लोग, 1.25 लाख लोग भी कम नहीं होते। अगर 15 लाख भी एक्टिव केसेज है, ये कम नहीं होता है। 3 पर ज्यादा मौतें हो रही है, ये कम कतई नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है अभी काफी चुनौतियां हैं, लोगों में डर का माहौल है। इन सब से निकालने का एक ही उपाय है, प्रधानमंत्री देश को आश्वस्त करे कि कैसे हम रोजगार को रिवाइव करेंगे, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे, वैक्सीनेशन कैसे करेंगे और लोगों को जो आगे आने वाली चुनौतियां उसमें सरकार अपनी तरफ से क्या क्या मदद कर सकती है। तो आज के संबोधन में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो
रविंद्र, आज का संबोधन बड़ा भी होगा और महत्वपूर्ण भी होगा प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का ये संबोधन काफी दिनों बाद हो रहा है और जब कुछ हालात मानसिक तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत लोग इतना जरूर मान के चल रहे हैं, सेकेंड वेव गुजर गया है, लोगों की मौत हुई है, लोग पीड़ित हुए हैं, हर गली में हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं ये सब देखने को मिला है। लोग प्रशंकित हैं, लेकिन आगे बढ़ना है, जाहिर सी बात है हर आदमी को आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन ठहरता नहीं है, काम ठहरता नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो संबोधन होगा केवल 5 मिनट 10 मिनट का नहीं होगा, केवल एक इशू पर नहीं हो सकता है कि वैक्सीनेशन हम जून के लिए 10 करोड़ मंगा रहे हैं और जुलाई में 20 करोड़ हो जाएगा। इस तरह की बातें केवल करके वो उससे देश आश्वस्त नहीं होगा। जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन के लिए होगा, जैसा बार बार हम लोग बातें कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर होगा, एक रोड मैप होगा कि दिसंबर तक हमारी कोशिश होगी 60-70% आबादी को कैसे वैक्सीनेट करें गाँव में, क्योंकि चुनौतियां बहुत बड़ी है। केवल आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और बेंगलोर को वैक्सीनेट करके आप बच नहीं सकते, क्योंकि अभी भी 60% आबादी छोटे कस्बे या गाँव में रहती है जहाँ पर वैक्सीनेशन पहुंचा ही नहीं है। बहुत से ऐसे गाँव है जहाँ पर कोई जानता ही नहीं कैसे हम वैक्सीनेट अपने आप को करें। परिवार की बात तो दूर, इंडिविजुअल भी नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है इन सबके लिए आज रोड मैप होगा प्रधानमंत्री का, बच्चों को लेकर होगा, रिवाइवल के लिए होगा, और सबसे बड़ा टीकाकरण कैसे हर घर में पहुंचे, हर घर को लेकर कैसे टीकाकरण किया जाए, क्या हर गांव में भेजा जाएगा आशा वर्कर को या फिर उनको कस्बों में आएगा, क्योंकि लोग अगर जाते हैं सहयोगी, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने गांव से चले किसी छोटे कस्बे में जहां पर ये टीकाकरण हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि हम वहां जाएंगे, क्योंकि गांव में आपके पास इतना इक्विपमेंट नहीं है, इतना सिस्टम नहीं है। उनको पता चल जाए कि हमें 1 तारीख को 3 बजे पहुंचना है, उनको तो ये बताया जाएगा कि आज वैक्सीनेशन हो रहा है, अब चलिए, और पूरा गांव उठ के चल देगा अगर जाने की हिम्मत करे तो, या फिर उनको लगता है कि कराना चाहिए। वहां गए तो जाहिर सी बात है 300 अगर टीका होगा, 1000 लोग पहुंच गए तो गांव में एक बार जाकर दोबारा लौटने के बाद उसका सियासी नुकसान पार्टी को होगा जो वहां सत्ता में है, उस प्रशासन को होगा जो देख रेख कर रहा है, और सबसे बड़ी नुकसान होगा केंद्र सरकार के, केंद्र के रहनुमाओं। तो आज प्रधानमंत्री के भाषण में सब कुछ होगा, जो उन निर्देश भी होंगे, अपील भी होगी, सहानुभूति भी होगी, ढांढस भी होगा और चेतावनी भी होगी। वहां पर जिस स्तर पर लापरवाही अगर बढ़ती जा रही है, तैयारियों का ब्यौरा भी होगा, आंकड़े भी होंगे। तो प्रधानमंत्री का आज का संबोधन शाम 5 बजे शुरू होगा और सीधे देश की जनता से वो संवाद करेंगे और बताएंगे कि देश कहां है, किस तरह से आगे इस जंग के लिए हम तैयार हैं, क्या तैयारी सरकार की तरफ से की गई है, क्या सुनिश्चित किया गया। रविंद्र, आपका धन्यवाद। आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.